जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपको जो आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको देखने को मिलेंगे विद डेट और विद टाइम के, ठीक है ना, कौन सी शिफ्ट में पूछे गए। और यहाँ पे आज की क्लास में आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल आप पूरा क्लास को वॉच करेंगे, पूरे क्लास को देखेंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। और वैसे भी मैं आपसे कहता हूँ कि बात सम्मान की थी इसीलिए वर्दी को चुना है, वरना नौकरियां तो बहुत सी थी। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखिए ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सिंघम सौरभ को देख रहे होंगे। सौरभ यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। और कोमल आर्या है, ये देखो जो एसएससी जीडी की क्लास है उस पर कमेंट किया है। श्रद्धा है, गीता है, और ये आरपीएफ की क्लास है, ठीक है ना। आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो भी आप एक बार क्लास को ज्वाइन करना। और यहाँ पे देखो अपना खड़वा चेतन भैया कह रहे हैं सर और घर पर सब ठीक हैं। तो मैंने हाँ भैया बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और आप कैसे हो। और यहाँ पे देखो नवल भैया हैं, निशा दास हैं, रुस्तम कुमार हैं, शिवानी कासगंज, ये भी एसएससी जीडी की क्लास पे कमेंट है इनका। और यहाँ पे क्लास क्या है सर आज आरपीएफ की जीके जीएस क्लास। भाई मैं आपको बताऊं 9 PM है ना, शाम को 9 बजे लाइव होता है। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा सभी लोग शाम को 9 बजे आरपीएफ की लाइव क्लास में। और यहाँ पे देखो अर्चना यादव हैं, देवेंद्र सिंह हैं, सृष्टि हैं, सुमित कुमार हैं, खुशबू है, और इशू प्यारे हैं, और टारगेट पुलिस, और यहाँ पे तुषी चौहान, सिंघम सौरभ, तो और नवल भैया। तो सभी के यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ लिए हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाले हैं कुछ खास क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे थोड़ा सा पेन को ना सिलेक्ट करते हैं, वाइट कलर है ना। अब यहाँ पे दिया है कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। देखो ये एसएससी जीडी 28/2/2024 को जो सुबह 9 से 10 वाली शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। कोई भी चार्ज नहीं लगना है किसी तरीके का, और ज्वाइन करने का भी कोई चार्ज नहीं है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया लिंक शेयर कर दो या पीडीएफ लिख देना, मैं लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका 28/2 को क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 1947 में जो भारत की साक्षरता दर थी वो थी 12%। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना भैया, जो 16.1% है ये थी 1941 में। कब थी ये? 1941 में। और 18.3% जो है ये कब साक्षरता दर थी, तो याद रखना भैया ये थी 1951 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1947, 1941 और 1951। अब प्रेजेंट आपसे पूछा जा सकता है भाई 2011 में जनगणना हुई है ना। यहाँ पे ध्यान रखना 2011 में जो लास्ट जनगणना है वो हुई है, क्योंकि जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है ना। तो ये 21 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 2011 में साक्षरता दर आपकी पूछी जाए तो याद रखना 74.04% है, ठीक है ना। जो अभी भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं आपको बता दूं कि आप जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। भैया ये भी आपका 28/2/2024 को सुबह वही 9 से 10 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी यहाँ पे महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने कुल पदक जीते थे 228 पदक। कुल कितने जीते थे? 228, जिसमें से 80 जो पदक थे वो जीते थे गोल्ड पदक, है ना, जिसे स्वर्ण पदक बोलते हो। और 69 जो है 69 जो थे वो जीते थे रजत पदक, है ना। कौन से? रजत। और आपके बच रहे हैं 79, ठीक है ना। 79 मतलब 79 पदक जो हैं वो कांस्य जीते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 280 टोटल जीते थे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न।
देखिए यहाँ पे दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो इस तरीके के मैं ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊँ कि यह रिलेटिव भी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे अनुच्छेद 317 जो है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 368 जो है ये याद रखना संविधान संशोधन से संबंधित है। और 370 जो है ये जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य मतलब विशेष राज्य का जो दर्जा दे रखा गया था वो 370 निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आप राइट आंसर करिएगा क्योंकि देखो ये करंट से संबंधित आपका प्रश्न है ना। और मैं आपको तब तक बता दूं कि जो 9 PM क्लास हुआ था उसमें कल थोड़ा सा क्लास क्लियर नहीं दिख रहा था और वॉइस की तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो क्लियर नहीं दिख रहा था वो एक्चुअली मैंने बाद में चेक किया तो मेरा ही कोई फॉल्ट था, है ना। तो आज से ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग शाम को 9 PM जरूर क्लास को ज्वाइन किया करो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट के भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना इस प्रश्न का जो जवाब है वो पणजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहाँ पर? गोवा, है ना। गोवा पणजी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुए थे तो वो भी याद रखना भैया, ये 20 अक्टूबर 2024 को हुए थे। कब हुए थे? 20 अक्टूबर 2024 को हुए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब कहाँ स्थित है, ठीक है ना। फुटबॉल क्लब जो है वो कहाँ स्थित है तो वो कौन सा है। देखो मैं बोलने वाला था कि वो कौन सा है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना भैया 1889 में की गई थी। कब? 1889 में की गई थी। तो ये भी याद रखना जिसका नाम है मोहन बागान। क्या है? मोहन बागान। तो मोहन बागान ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मेरे पास पेन का थोड़ा भी दिक्कत है ना। पेन नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, लेकिन मैं जो बताता हूँ उसे आप नोट जरूर किया करें। देखो ये भी आपका 28/2/2024 सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्रश्न जो है ये आपके पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, तृतीय नियम। क्या आएगा? ऑप्शन सी जो तृतीय नियम यहाँ पे दिया गया है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। देखो ये मैं आपको बताऊं ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है ये किसी पेपर में इस बार भी पूछा गया था, है ना। लेकिन अभी मुझे डेट नहीं कन्फर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है। लेकिन जब मैं सभी पेपरों को एक बार चेक करूँगा तो हो सकता है कि डेट मिल जाए और मैं आपको बता दूँ। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जहाँ आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कहते हैं कि जहाँ जैसे खेत में, है ना, देसी भाषा में बताता हूँ, मैं तो खेत वाला हूँ भाई। खेत में मान लो काम है 2 लोगों का, है ना। 2 लोग 5 बीघा खेत को आराम से कर सकते हैं काम। लेकिन अब समस्या क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जैसे घर में है 5 लोग। अब 5 लोगों में से किसी के पास गवर्नमेंट या वैसा कोई रोजगार नहीं है तो वो 5 लोग इसी 5 बीघा खेत में काम कर रहे हैं। मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना, कार्यरत होना जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। देखो किसी खास मौसम के लिए रोजगार मिलता है, ये ऑप्शन ए में जो दे रखा है यहाँ पे वो आप याद रखना। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सब हटा देता हूँ और ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर कर देता हूँ। और ये जो किसी खास मौसम के लिए रोजगार मिलता है इसका मतलब पता है क्या होता है, इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी। मतलब किसी खास मौसम में आपको रोजगार मिलेगा, मौसम ख़त्म तो वो रोजगार आपका ख़त्म, ठीक है ना। जैसे कि आपके आम का खेत है ना, आम का बाग है तो आम का एक सीजन होगा, उसी सीजन पे उसमें लेबर का ज़रूरत होता है, काम की ज़रूरत के लिए मैन पावर चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो मतलब मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं, ऐसे समझ लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ दिया है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों के आंसर आएंगे बिल्कुल राइट आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ दोस्तों के आंसर आ भी रहे हैं। ऑप्शन ए वहीरमंडल, क्या ऑप्शन ए वहीरमंडल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो समताप मंडल होता है इसमें क्या होता है, इसमें वायुयान उड़ा करते हैं। अगर पूछा जाएगा वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं तो आप बता देंगे कि वो समताप मंडल में उड़ते हैं। आयन मंडल जो है, आयन मंडल में क्या होता है, तो याद रखना जो रेडियो संचार है वो आपका आयन मंडल में होता है, ठीक है ना। रेडियो संचार जो प्रक्रिया है वो आयन मंडल के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद और रखना, जैसे मध्य मंडल दिया है, मध्य मंडल याद रखना जो कहते हैं कि उल्का से संबंधित है ना, उल्का से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं तो ये याद रखना ऐसे कि उल्का से संबंधित जो मंडल है वो मध्य मंडल है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना जो मैंने आपको बताया आपने नोट किया होगा, समझा होगा। और साथ में एक जो सबसे निचली परत होती है वो होता है आपका क्षोभ मंडल, है ना। क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, तो वो भी याद रखना जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है SSC GD में, क्षोभ मंडल कि मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं, तो याद रखना भैया क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पे दोस्त दिया है, निम्नलिखित में से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है। कौन सी, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। देखो योजनाएं जो हैं, मैं आपको जितनी योजनाएं हैं कोशिश करूंगा सभी बताने की, ताकि आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। फर्स्ट राज्य जो था भाषा के आधार पर बनने वाला वो कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। कब बना था, 1953 में बना था। तो ये भी आप याद रखना। और फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गुजरात से याद रखना, गुजरात से एक योजना है वतन प्रेम योजना। कौन सी, वतन प्रेम योजना, ठीक है ना। और एक गो ग्रीन योजना है। कौन सी, गो ग्रीन योजना, ये भी आपकी गुजरात से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखना। ओडिशा से अगर आपको कोई याद आ रही हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नोट करो आशीर्वाद योजना। कौन सी, आशीर्वाद योजना, ये आपकी ओडिशा से संबंधित है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए यहाँ पे आ चुका होगा, नई दिल्ली में भैया स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। देखो कटक में आपका कौन सा वो है अनुसंधान, तो याद रखना भैया जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो आपका कहाँ पर है, तो वो आप याद रखना, ये आपका हो जाएगा कटक में, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे देहरादून में याद रखना वन अनुसंधान है। कौन सा, वन अनुसंधान जो है वो आपका देहरादून में है, तो वो भी याद रखना। और वनस्पतिक अनुसंधान जो है वो आपका लखनऊ में है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनको सबको नोट कर लेना, PDF जरूर ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्त। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपको रोज़ फ्री PDF मिलेगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगना है। और अगर आप लोग कहोगे तो इस क्लास को भी मैं लाइव शाम को आपको देने लग जाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है ना। और अगर रिकॉर्डेड क्लास आपको पसंद आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। RPF वाले दोस्तों ने काफ़ी कहा, तो मैंने कल स्टार्ट किया, लेकिन कल थोड़ा सा एरर था क्लास के अंदर, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि आज से एरर नहीं आना चाहिए। और देखो यहाँ पे दिया है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताओ यहाँ पे, एशियाई विकास बैंक ADB का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीला। क्या हो जाएगा, मनीला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ, ये फिलीपींस में है ना, फिलीपींस में। तो ये आप याद रखना। इसकी स्थापना भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो आप क्या बताएंगे, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। तो ये भी याद रखना। अगर आपने जिनेवा को टिक किया है तो जिनेवा से याद रखना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है
है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। और देखो यहाँ पे जो ये है आपका वाशिंगटन, इसमें विश्व बैंक की है। किसका? विश्व बैंक का, ठीक है ना। तो विश्व बैंक आप याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व बैंक जो है आपका उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न एसएससी जीडी में 28/2/2024 को 9:10 बजे, जो मतलब 9 बजे सुबह वाली मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें ये पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 1946। क्या आएगा? 1940। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो याद रखना भैया 2 साल 11 माह 18 दिन, है ना। कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो ये भी याद रखना। एक यहाँ पे और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान कहते हैं संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, तो ये भी आप याद रखना भैया, वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। संविधान जो था वो लागू कब हुआ था, तो वो भी याद रखना भैया, वो हुआ था 26 जनवरी, हाँ ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो बिल्कुल इतना जो मैंने आपको यहाँ पे संविधान से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे ये देखो प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए जो भी मैंने बताया है आप नोट कर लेना। एक अच्छी तैयारी कर रहे हो तो सभी क्वेश्चनों को नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। किसका? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आप जो राइट आंसर करेंगे वो भाग 5 करेंगे। क्या करेंगे? भाग 5। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। अगर इसका प्रबंध पूछा जाएगा कि जो संघीय न्यायपालिका का जो प्रबंध है वो कौन से अनुच्छेद में है ना, तो वो अनुच्छेद भी याद रखना भैया। वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 124 से लेके 147 तक, है ना। 124 से लेके 147 तक इसका प्रावधान है, तो ये भी आप याद रखना। भाग 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो ये भी आप याद रखना। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 जो है वो आपके राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं DPSP जिसे बोलते हो, तो उनसे संबंधित है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे और बिल्कुल नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्न में से राज्य सरकार से संबंधित कर नहीं है। राज्य सरकार से संबंधित जो कर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो भैया देखो, भू राजस्व कर राज्य सरकार, स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार, पथ कर जो है वो भी आपका राज्य सरकार आ जाता है, कृषि आय कर आ जाता है, बिक्री कर आ जाता है, ये सब आपका राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयकर जो है ये आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आयकर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंधित नहीं है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आप राइट आंसर क्या करेंगे। तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको बताने से पहले दोस्त इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इस क्लास में, वो सभी दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और क्लास को लाइक वाला बटन एक बार जरूर दबाएंगे, है ना। पुराने मेरे सभी दोस्त जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं लाइक वाला बटन दबाते हैं, एक बार आप भी लाइक वाला बटन दबाएंगे, अपनी प्रेजेंट लगवा दो कि हाँ भैया हम भी आपकी क्लास को अब ज्वाइन करते हैं। और देखो चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और थोड़ी सी यार हेल्प कर दो, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा व्हाट्सअप ग्रुप, जिस ग्रुप में भी ऐड हो, शेयर कर देना। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका दुबई, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का जो उद्घाटन है वो दुबई में किया गया है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से विक्टिम सिटी किताब के लेखक कौन है। देखो आपसे बुक और उनके लेखक जरूर पूछे जाएंगे। और अभी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ख़त्म नहीं हुए हैं, क्लास में काफ़ी क्वेश्चन है, अभी आगे आपको और मिलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बस क्लास को में बने रहिए और पूरी क्लास को सही से समझना है और क्वेश्चनों का जवाब करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सलमान रुश्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। यहाँ पे विक्टिम सिटी किताब के जो लेखक हैं वो सलमान रुश्दी हैं, तो आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड से भी एक किताब पूछ ली जाती है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। क्या है? द गोल्डन ईयर्स, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी से याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा जा रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बताओ भैया, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे याद रखना भैया एरोटोस्थनीज हो जाएगा। एरोटोस्थनीज ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और देखो अगर किसी ने हेरोडोटस को टिक किया हो तो मैं आपको बता दूं, जो हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। किसका? इतिहास का जनक कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ को कैसे जानते हो, तो याद रखना इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। किसका? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो कौन है। यहाँ पे देखो उनका नाम होना चाहिए था, है ना। तो बिल्कुल आप इसका जवाब करिए क्योंकि ये 28/2/2024 को 9 से 10 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप इसका आंसर करिए। तब तक मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ। आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। तो कहते हैं ना कि डूब गए तो किनारों से कहना भूल जाए हमें, और उभर गए तो समंदर समेट लेंगे। तो बिल्कुल जो मेहनत है इसी लेवल पे यार करनी है हम लोगों को, है ना। क्योंकि हम लोग यार मिडिल फैमिली क्लास से के बंदे हैं। हमारे पास बीटेक या एमटेक करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, है ना। बस क्या है, हम लोग एक अपनी 12th लेवल तक की जो पढ़ाई है उसे बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। और हमारा सपना होता है कि देश की सेना में सम्मिलित होने का, है ना, देश की सेना में शामिल होने का। तो बिल्कुल हमारा सपना बिल्कुल पूरा होगा इस बार। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो नर्तकी नटराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं इन्हें जो पद्मश्री है वो कब मिला था, तो वो भी याद रखना भैया 2019 में मिला था। कब मिला था? 2019 में मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे नरगिस दत्त जो है इनसे भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो नरगिस दत्त हैं, इन्हें ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें मिला था पद्मश्री। और इन्हें कब मिला था, तो वो भी याद रखना भैया, इन्हें 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में। और ये पहली हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर 2024 में पूछा जाएगा तो गीता राय वर्मन को मिला है। किसे मिला है? गीता राय वर्मन को मिला है 2024 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो भैया देखो करंट से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप जो करंट है वो भी अपना बहुत अच्छे लेवल का रखना है, तैयार करके रखना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो दिव्यांशी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दिव्यांशी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ISSF जूनियर ये कंपटीशन हुई थी, ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ इसका आयोजन हुआ था। तो आयोजन याद रखना बेटा पेरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरू में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो मैं आपको बता दूं आप लोगों का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। और थोड़ा सा यार और करो, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है SLB का पूर्ण रूप क्या होता है। SLB का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आप याद रखना भैया। देखो इसका मैं जैसे ही नाम बताऊंगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च वाहन सही जवाब हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है
PSLV का फुल फॉर्म, तो वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक आपसे पूछा जाता है GSLV, तो ये होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, है ना। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और देखो यहाँ पे आर्गमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये होता है ASLV, ठीक है ना। इसका भी मैंने आपको पूरा फुल फॉर्म बता दिया, और ये सब आप याद रखना दोस्त, आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने SLV का मतलब समझ गए ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो S से सैटे, L से लाइट और V से व्हीकल, ठीक है ना। अगर इसका मतलब समझ गए तो APG कुछ भी लगाया जाएगा, आप तुरंत बता देंगे कि भैया ये पोलर है, ये क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, सूर्य की परिक्रमा अरुण ग्रह कितने दिनों में करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके पेपर देख रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी आपसे ग्रहों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो अरुण ग्रह है, ये जो है ये 84 वर्ष में परिक्रमा को पूरा करता है। कितना? 84 वर्ष में जो है पूरा करता है परिक्रमा को, और ये 165 वर्ष में वरुण करता है। और मैं आपको बता दूं, ये ना सबसे ठंडा ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, और इसका कलर जो है वो हरा है, ठीक है ना। किसका? वरुण ग्रह का। तो ये आपको याद रखना। और देखो 12 वर्ष में आपका बृहस्पति ग्रह करता है, जो कि मैं आपको बता दूं, आपको 11.96 वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है, या 12 वर्ष भी मिल सकता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका कलर भी याद रखना कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है ना। और 29.5 वर्ष जो है, ये याद रखना, ये परिक्रमा पूरी करता है आपका शनि ग्रह। कौन सा करता है? शनि ग्रह करता है, ठीक है ना, शनि ग्रह करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसका कलर काला होता है। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आ चुका होगा। ऑप्शन बी राधा रतूड़ी जी, है ना, राधा रतूड़ी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता कब बनाएंगे, तो याद रखना भैया 1 फरवरी 2024 को, ठीक है ना, 2024 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद का नाश हो वचन किस से संबंधित है। बताओ भैया, यहाँ पे साम्राज्यवाद का नाश हो वचन जो है वो किस से संबंधित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल देखो, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ना सही से समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जवाब जो होगा वो आपका जो राइट, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस एरर आ रहा होगा अभी, 1 मिनट, जो माइक है वो हिल गया है। तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, ये संबंधित है हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी से। किससे? शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से, ऑप्शन ए। और एक बार मेरे सभी दोस्त जय हिंद जरूर टाइप करेंगे, एक बार मेरे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। और मैं आपको बताऊं, 8 अप्रैल, कितना? 8 अप्रैल 1929 में जो बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और दूसरा कौन सा? शहीद आज वो साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। 8 अप्रैल 1929 को ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने नारा दिया था। तो ऐसे आप याद रखना। और जयप्रकाश नारायण जी से याद रखना, इनसे पूछा जा सकता है, इन्होंने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। कौन सा? संपूर्ण क्रांति। तो ये भी आप याद रखना। महात्मा गांधी जी से करो या मरो का नारा, है ना। और बताओ, भारत छोड़ो का जो नाम है वो किसने दिया था? भारत छोड़ो, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। देखो भैया, 22/2/2024 11:30 से 12 की शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था, देखो ये प्रश्न मुझे पता है कि आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का। या भाग में पूछा जाएगा, कौन से भाग में है। तो याद रखना, भाग 4 का में है। अभी भाग 4 में मैंने आपको बताया था कि क्या है ना। भाग 4 मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपके राजनीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 का में सम्मिलित हैं। ये आप याद रखना। और इन्हें कब जोड़ा गया था। तो याद रखना, पहले को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कब? 1976 में, है ना, जिसमें 10 थे,
10 मौलिक कर्तव्य थे। इसमें एक आपका 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। कब? 2002 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो अनुच्छेद 19 जो है ये आपका संबंधित है पत्रकार लोगों से, है ना। पत्रकार लोगों से बोलने की जो अभिभाषण की जो स्वतंत्रता है वो आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 25 में आपके धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का वर्णन है, और अनुच्छेद 32 में आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? ये 28/2/2024 को सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। और अभी जो पहला क्वेश्चन, अभी जो इससे पहले वाला था 24 नंबर क्वेश्चन, वो पूछा गया था 22/2 को, है ना। वो पूछा गया था 22/2 को, और ये पूछा गया 28/2 को। अब यहाँ पे आप बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, है ना। अनुच्छेद 163 में मिलेंगे आपको। और प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप याद रखेंगे भैया 153। कौन सा? अनुच्छेद 153। और देखो महाभियोग की कार्रवाई जो है ये राष्ट्रपति जी पे की जाती है उन्हें पद से हटाने के लिए। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में आता है। देखो ये वो आर्टिकल हैं जो आपके पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, नोट कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो देखो जब ये संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भाग कितने थे, है ना, अगर बात करेंगे भाग कितने थे उस टाइम, तो भाग थे 22। और अगर अब हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितना क्या है, तो याद रखना वर्तमान में जो आर्टिकल हैं वो हैं 448, ठीक है ना। और अनुसूची जो है वो हैं 12। और अगर भाग की बात करें तो वो हैं 25, ठीक है ना। भाग जो है वो 25, अनुसूची जो है 12, आर्टिकल जो है वो 448 हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है, यहाँ पे टिक होना चाहिए, यह अंकित है भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भैया बताओ यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखना ये भाग 1 में ही है। किसमें? भाग 1 में ही आर्टिकल आपका आ जाता है 1 से 4। क्या आ जाता है? 1 से 4। भाग 2 में क्या दिया गया है? तो भाग 2 में याद रखना भैया नागरिकता संबंधित प्रावधान है जो कि आपके 5 से 11 तक। और भाग 3 में क्या दिया गया है? इसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या? मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आपके वो होते हैं 12 से 35 तक, ठीक है ना। उसके बाद भाग 4 मैंने अभी आपको बताया था, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके 36 से 51 तक आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, और जुड़ जाइए मेरे साथ में। क्लास को थोड़ा सा लाइक वाला बटन दबा देंगे सभी दोस्त मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपको रोज़ क्लास मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस जो पूछे जा सकते हैं, उम्मीद है वो क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, जो भी मेरी आवाज़ को इस टाइम मेरा भाई बहन सुन रहे हैं, आप सभी को 100% इस बार सफलता मिलेगी। और यहाँ पूछा है, हाल ही में कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं? तो भैया देखो ये भी आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राघवेंद्र जोशी जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल दिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। किसमें? 360 में, जो कि अगर पूछा जाएगा भारत में अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है, तो भैया एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे अपने भारत में कभी नहीं लगा है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में दिया गया है।
वो 352, जैसे कोई बाहरी हमला कर दे देश के ऊपर, है ना, जैसे चीन ने कर दिया था, पाकिस्तान ने कर दिया था, तो इस तरीके से ये 3 बार अभी तक लग चुका है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 356 ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जैसे मान लो राज्य में ना मुख्यमंत्री जी सही से काम ना कर रहे हों और राज्यपाल जी उसकी शिकायत करते हैं अगर राष्ट्रपति जी से, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है ना, और राज्यपाल जी वहाँ की एरिया जो है वो अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ऐसे आप समझना बिल्कुल। मैं देखो दोस्त, आई एम देसी फ्रॉम गाँव वाला, और देसी तरीके से बताता हूँ। और देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आप टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे ही जब आप क्लास को सीधा फ़ोन पकड़ के देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लास चल रही होगी, यहाँ पे ऐसा ये थंबल बन के आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा 21 मतलब कुछ के सब्सक्राइबर, तो इसी पे आप क्लिक कर देना तो पूरा पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ये बन के आ रहा होगा आइकन, यहाँ लिखा होगा जीके जीएस क्यूज, यहाँ सब्सक्राइबर, यहाँ लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला, है ना, देसी फ्रॉम गांव वाला। तो उसके नीचे एक टी करके लिंक लगा होगा, है ना, और लिखा होगा वन मोर लिंक। इसी टी और वन मोर लिंक पे क्लिक करोगे तो एक टेलीग्राम और एक मेरे इंस्टाग्राम का लिंक खुलेगा, तो उसमें से जाके आप चाहे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री कर लो, और इंस्टाग्राम पे चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मैं आपको बताऊं, आपके प्रीवियस पेपरों में ये पूछा भी जा चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, और एरर पता आपको क्या है? एरर ये है कि यहाँ पे एक मैं आपको ABCDE एक ऑप्शन और दे देता हूँ, गोमती, ठीक है ना, गोमती नदी। तो बताओ भैया यहाँ पे आपका जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, गोमती नदी के किनारे, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हालांकि जब मैं इसका आपको PDF दूंगा टेलीग्राम पे तो शाम तक PDF दे दूंगा, तो मैं ये एडिट कर दूंगा और यहाँ पे सही आंसर टिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, और गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार है और वाराणसी है, ये आपको याद रखना। ताप्ती के किनारे आपका सूरत है ना, सूरत है। कानपुर जो है वो भी आपका गंगा के किनारे स्थित है, तो वो भी याद रखना। मंडोवी के किनारे आपका गोवा स्थित है ना, गोवा है, तो वो भी याद रखना। कावेरी के किनारे आपका श्रीरंगपट्टनम है, तो ये भी आप याद रखना। अयोध्या के किनारे आपका अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। हरिद्वार तो गंगा के किनारे हो गया। आपका हैदराबाद जो है वो मूसी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। आपका जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी वो आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है, वो भी याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ने ये लिख रखा है कहीं? नहीं भाई, मैंने कहीं नहीं लिख रखा है, ये सब मुझे रट चुके हैं। कैसे कि देखो मैं भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ यार, जब पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ उस चीज़ को ना मैं नोट जरूर करता हूँ, लिख लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जब सुनते हैं तो हमने सिर्फ सुना है, भूल भी सकते हैं चीज़ों को, है ना। ऐसा तो है नहीं, कंप्यूटर तो है नहीं कि सेव कर लिया, भूल सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो हमारा दिमाग हमारे बॉडी को कमांड करता है कि भैया यहाँ पे सा बनाना है, यहाँ पे रा बनाना है, यहाँ पे ला बनाना है। तो जब हमारी बॉडी को कमांड करता है दिमाग, तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेव होती है ना। तो उसे क्या बस एक बार रिवीजन करना होता है, मतलब कि जैसे सिस्टम को रिफ्रेश करते हो ना, वैसे ही एक बार बस आपको रिवीजन करना है, फिर आपको याद हो गया, ठीक है ना, भूलोगे नहीं। तो बिल्कुल दोस्त, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यार हेल्प कर दो, क्लास को ना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो, और मुझे स्क्रीनशॉट या फिर कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया मैंने एक सब्सक्राइबर आपका बढ़वाया है या फिर मैंने आपको कमेंट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपका नाम लूँगा और ज़रूर बोलूँगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।